मेरी सुंदर मास्टर ने कभी नहीं सोचा था कि आखिर में वो अपने बागी शिष्य के साथ एक बच्चे की मां बनेगी। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास एक नादरत और असाधारण हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्रेड बॉडी थी। इस सेक्रेड बॉडी की ज़बरदस्त पावर को पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने अपनी मास्टर को एक अनमोल खजाना समझना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने डिस्कवर किया कि जब भी वो खुश मूड में होती थीं, उनके सेक्रेड बॉडी की ताकत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती थी। जब मैं चला गया तो ची मैंग डी एक्साइटेडली उठ खड़ी हुई। मैंने अभी उससे लगाया हुआ सील हटा दिया था और अब उसकी पूरी कल्टीवेशन एक ग्रेट सेंट की कल्टीवेशन वापस आ गई थी। इसके अलावा ची मैंग डी को ये भी एहसास हुआ कि सीलिंग के बावजूद इस पीरियड में उसकी कल्टीवेशन बेस उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी थी जितनी वो अपनी मेहनत से कभी भी हासिल कर पाती। वो जानती थी कि ये ग्रोथ सीधा मुझसे जुड़ी थी, लेकिन ये भी सच था कि उसकी इनोसेंस छीन ली गई थी और वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ देने वाली नहीं थी। अचानक ची मैंग डी की स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो गई। मैंने उसे एक टेलीपैथिक मैसेज भेजा जिसमें बताया कि चाहे मैं भूल भी जाऊं सील मैन्युअली लगाना, तब भी मैं किसी भी वक्त दूर से इंस्टेंटली उसकी पावर सील कर सकता हूं। गुस्से में आकर ची मैंग डी ने एक स्ट्रॉ की गुड़िया निकाली जो उसने बनाई थी। एक नीडल उठाकर वो उस गुड़िया को, जो चू श्यू को रिप्रेजेंट करती थी, फ्यूरियसली घोंपती रही, ये कोसती हुए कि वो अभी और इसी वक्त मर जाए। तभी ची मैंग डी को अपने वूम्ब में एक नई जिंदगी होने का स्पष्ट एहसास हुआ। उधर जब मैं मूवमेंट सीक्रेट मंत्रा, जो 9 कैरेक्टर ट्रू वर्ड्स में से एक है, की कल्टीवेशन खत्म कर रहा था, मेरी मास्टर की कट्टी दुश्मन हुआ लुओफई अचानक मेरे ये समझ में नहीं आया कि वो मुझसे क्या चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि उसके सीने पर एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन चमक रहा था। स्पेसिफिकली वो पर्पल रीइंकारनेशन हेवन रिटर्निंग मदर चाइल्ड सील। मुझे लगा कि सेक्रेड लॉर्ड ने नया भेस लिया था मुझसे मिलने के लिए। उसकी धोखाधड़ी एक्सपोज करने की जगह मैं सेक्रेड लॉर्ड के विजिट के असली मकसद के बारे में क्यूरियस हो गया। लंबी बात करने के बाद मैंने हुआ लुओ फेई से एक सवाल किया। इंसान और डीमन रेसेस के बीच इतनी गहरी दुश्मनी के बावजूद एरा ऑफ डिक्लाइन से पहले जब भी किसी एक साइड की ग्रेट लैंड पर आफत आए तो दूसरी साइड ने कभी पूरी रेस को तबाह क्यों नहीं किया? ये एक्चुअली सबसे बड़ी पजलिंग मिस्ट्री थी जो मुझे इस महाद्वीप पर आने के बाद से मिल रही थी। हुआ लुओ फेई ने समझाया कि दोनों रेसेस ने जैसे एक साइलेंट समझौता कर रखा था। अगर एक साइड की ग्रेट लैंड पर आफत आए तो दूसरी साइड उन्हें दबा या परेशान कर सकती थी, लेकिन अपनी ग्रेट लैंड की पूरी ताकत से दुश्मन रेस को बिल्कुल खत्म करना सख्त मना था। ये साइलेंट रूल क्यों था? ये लगता था कि एम्परर का दर्जा हासिल करने पर स्टारी फर्मामेंट और कॉन्टिनेंट के बीच के गहरे संबंध के कुछ हिडन राज समझ में आते थे। ये रूल किसी और भी ज्यादा पावरफुल बीइंग ने बनाया था या नहीं, ये किसी को पता नहीं था। पूरी हिस्ट्री में 17 ग्रेट एम्परर्स आईं और गईं, लेकिन आखिर में उनमें से हर एक शून्य में खो गया। जो लोग एम्परर का दर्जा पा सकते हैं वो बिना शक असाधारण जहन के लोग होते हैं, तो फिर वो आखिरी कदम क्यों नहीं उठा पाए? क्या आगे का रास्ता कट गया था या बस कोई रास्ता बचा ही नहीं था? ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। ये सब कहने के बाद हुआ लुओ फेई जाने लगी। उसने मुझे सलाह दी कि ज्यादा एम्बिशियस न बनूं, अगर मैं उसे दोबारा मिलना चाहता हूं तो बस यहीं उसका इंतजार करूं। और मैं एक बार फिर की मैंग डीए के ग्रोटो मैंशन के दरवाजे पर गया, अपनी सुंदर मास्टर के पास कल्टीवेशन में मदद लेने। लेकिन अंदर कोई और भी था। पीले रोब वाला ये आदमी की मैंग डीए का फियांसे लगता था, वही बंदा जो पहले चू श्यारोन को परेशान करता था। यहाँ आने का उसका मकसद चू श्यू के पास जो अर्थ सिल्वर सैंड थी वो हासिल करना। इससे वो चू श्यारोन की जिंदगी अपनी मुट्ठी में ले लेता। जाहिर है मैं ऐसा गोल्डन मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था। वैसे भी ये अर्थ सिल्वर सैंड हासिल करने में कितनी मुशक्कत लगी थी, इसीलिए मैंने तुरंत 1 ग्रेन के लिए 1 मिलियन हाई ग्रेड ओरिजिन स्टोन्स का रेट बता दिया। पीले रोब वाले को ये दाम ठीक लगा और उसने बिना सोचे समझे डील कर ली। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ी और भी अर्थ सिल्वर सैंड है, क्या वो भी खरीदना चाहेगा? वो तो पूरी सप्लाई मोनोपोलाइज करना चाहता था, वरना चू शियारान को धमकाएगा कैसे? लेकिन जब मैंने एक बड़ी ढेर वगा दी तो पीले रोब वाले की आंखें फटी की फटी रह गई। सैकड़ों ग्रेन्स के सामने वो कैसे ना समझता कि मैं उसे पूरा बेवकूफ़ बना चुका हूँ। उसने की मैंग डीए से अपील की कि वो बीच में आए और मुझे उसके ओरिजिन स्टोन्स वापस करने का ऑर्डर दें। लेकिन की मैंग डीए को क्या पड़ी थी? उसने बस एक हुक्म दिया, सिल्वर सैंड मिल गई, अब निकल जाओ। अपनी मास्टर को इस तरह ओपनली मेरी तरफ देखते हुए पकड़ मैं सीधा उनके पास जाकर बैठ गया और एक कैट टीजर वॉन्ड निकाली, उन्हें प्लेफुली छेड़ने के लिए।
झुंझलाकर की मैंग डीए ने एक सेब उठाया और गुस्से में मुझे दे मारा। कुछ देर की नोक-झोंक के बाद मैंने की मैंग डीए से जो आइटम मैंने पहले मंगवाया था वो तैयार हुआ या नहीं पूछा। सुनते ही वो मुझे अपने प्राइवेट बेड चेंबर में ले गई और 3 पत्थर निकाले। उसने बताया कि इन पत्थरों में रोशनी और गर्माहट दोनों देने की ताकत है, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब मेरा असली इरादा इन पत्थरों से की मैंग डीए के पैर दबाना था। एक ऐसी थेरेपी जो उसकी कल्टीवेशन बेस की रिकवरी में हेल्प करे। सीधे कहूं तो मेरा मकसद सिर्फ 2 शब्दों में बयान हो सकता है, शुद्ध शरारत। 7 दिन बाद डिजर्टेड रूमर सीक्रेट फिल्म खुलने का वक्त आ गया। होली लॉर्ड पर्सनली प्रोसीडिंग्स देखने आए और रूल्स बताए। सीक्रेट रिल्म 30 दिन तक खुला रहेगा। बाहर निकलते वक्त हर पार्टिसिपेंट को रिल्म के अंदर जमा किए रिसोर्सेज का एक कोटा सरेंडर करना होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूशंस काउंट होंगे और टॉप 10 रैंक लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैंने पूरी प्रोसीडिंग्स एक बिल्कुल बेफिक्री के अंदाज में सुनी, लेकिन ये फैन यानी सच्चे नायक की तकदीर वाले शख्स के सामने आते ही मुझे शक होने लगा कि इस सीक्रेट रिल्म का ये सफ़र बिल्कुल भी शांति भरा नहीं होगा। जो मैं समझ नहीं पाया वो ये कि ये फैन के मास्टर यानी हेवनली स्वॉर्ड ल्यू शुए ने उसे पर्सनली एक हुक्म दे दिया था, सीक्रेट रिल्म के अंदर कोई मौका देखकर मुझे खत्म कर दो। की मैंग डीए के लिए जो नफरत थी उसने मेरे सर पे डाल दी थी। उधर की मैंग डीए के दूसरे शिष्य भी जान लिंगव्यून के साथ मिलकर मुझे हटाने की साजिश कर रहे थे। आखिर मुझे हाल ही में बहुत ज्यादा तवज्जो और तारीख मिल रही थी। ल्यू शुए मेरी अचानक की राय से कुछ हैरान जरूर था, लेकिन उसकी रिएक्शन में खुशी से ज्यादा दुश्मनी की खुशी थी। अपनी तरफ से मेरी जूनियर सिस्टर और चू शियारान अचानक एक दूसरे से टकरा गईं। दोनों मुझे ढूंढ रही थीं, लेकिन दोनों का मकसद अलग था। एक, मेरी जूनियर सिस्टर मेरे लिए बहुत सारी नादिर चीजें लाई थी, ये चाहते हुए कि मैं अपनी खुद की बनाई हुई टेक्निक्स ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकूं। मैंने ताओ याओ का सिर थपथपाया और शुक्रिया अदा किया। दूसरी, चू शियारान कल्टीवेशन के लिए मटेरियल लाई थी और साथ ही मुझे इनवाइट किया कि मैं सीक्रेट रिल्म से वापस आऊं तो उसके घर चलूं। उसकी मां मुझसे पर्सनली शुक्रिया करना चाहती थी। सुन के मैंने हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही मैं सीक्रेट रिल्म में घुसा, मेरे पीछे एक औरतों की जंगाहट शुरू हो गई। ताओ याओ ने चू शियारान को सख्त वार्निंग दी कि अपने सीनियर भाई से दूर रहे, लेकिन चू शियारान ने जानबूझकर अनसुना कर दिया। इस जानबूझकर की गस्ताखी से ताओ याओ का खून खौल उठा। दोनों लगभग एक दूसरे से हाथ आपस में उलझने के कगार पर थीं। उधर सीक्रेट रिल्म की गहराइयों में मेरा पहला इरादा था ये फैन को ढूंढना। क्यूरियस था कि कहीं उसका नायक का हालो मुझे कोई छुपी हुई दौलत तक न ले जाए, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि शेंच या जिंग के 100 से ज्यादा साथी शिष्य मुझे रोक लेंगे, सब के सब खून के प्यासे। हालांकि